हेलो गाइज, मेरा नाम रजनीश कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो इससे पहले हम लोग ने ब्रिटिश की जो भू राजस्व नीति रही उसके अंतर्गत हम लोग ने 2 वीडियो को देख लिया है। अगर अभी तक आपने हमारी उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और नीचे जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश द्वारा लाई गई अगली भू राजस्व नीति की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश द्वारा अपने हितों के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए, अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश भू राजस्व नीति, ब्रिटिश द्वारा भू राजस्व नीति लाई गई और जिसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग समय पर और विभिन्न दरों पर इसको लागू कर ब्रिटिश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर अपने आर्थिक हितों को, अपने जो उनके हित थे उनको पूरा करने का कार्य इसके अंतर्गत किया गया। और इसका फायदा एक तरफ ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को तो हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो कृषक थे, जो समाज था, जो भारतीय समाज था, जो भारत था, उस पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज हम लोग बात करेंगे तीसरे और अंतिम जो भू राजस्व नीति रही ब्रिटिशर्स की, उसकी बात करेंगे। वह है हमारा महालवाड़ी व्यवस्था। आखिर महालवाड़ी व्यवस्था क्या है, किसे कहते हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे ग्रामीण जनजीवन पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, उसको हम लोग देखेंगे। और एंड में हम लोग देखेंगे इसके कंक्लूजन को और इसके निष्कर्ष को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, किस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त था, आखिर वो क्या थे। तो आज हम लोग बात करेंगे महालवाड़ी व्यवस्था। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है महाल, और यहाँ पर यदि हम लोग महाल की बात करें तो महाल का मतलब होता है गांव। और यहाँ पर जो भू राजस्व देने का काम, जो लगान देने का कार्य जो बेसिकली किया जाता था, वो गांव का जो एक प्रधान होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांव में आज भी हम लोग को मुखिया देखने को मिलते, प्रधान देखने को मिलते हैं। तो उनके माध्यम से भू राजस्व लगान जो ब्रिटिशर्स द्वारा तय किया जाता था वह किसानों से वसूल कर किसान अपने ग्राम प्रधान को, मुखिया को दे दिया करते थे। और गांव का हेड होने के नाते जो मुखिया हुआ करता था, जो प्रधान हुआ करता था, वो ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया करता था। अर्थात महालवाड़ी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ब्रिटिश द्वारा तय की गई जो भी भू राजस्व या लगान की जो भी दर हुआ करती थी वह गाँव के मुखिया प्रधान द्वारा सीधा किसानों से एकत्रित कर और सीधा ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर गाँव और सरकार के बीच में जो संबंध है वही हमें बताता है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं। और यदि हम लोग बात करें तो इसको लागू करने में और इसके पीछे को लागू करने में और लाने के पीछे अनेक व्यक्तियों का योगदान रहा, जिसमें इसे एक होल्ट मैकेंजी का भी एक प्रमुख योगदान इसको लागू करने में रहा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं इसको भी भारत के एक निश्चित क्षेत्र पर और निश्चित भूभाग पर इसको लागू किया। और ये लगभग 30% जो क्षेत्र हुआ करता था भारत का, उस पर लागू करने का कार्य इसको किया गया। और इसको संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब और यूपी का जो क्षेत्र हुआ करता था वहां पर इसको लागू करने का बेसिकली कार्य किया गया। और महालवाड़ी व्यवस्था की यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम सभी जानते हैं कि सर्वे, जिस प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का सर्वे किया जाता था, वैसे ही यहाँ पर भी महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि का सर्वे किया जाता था। क्षेत्रफल का एक अनुमान लगाया जाता था और उसके आधार पर किस प्रकार से उत्पादन हुआ करता है उसके आधार पर यह निश्चित किया जाता था कि किस प्रकार से लगान की दर, भू राजस्व की दर जो गांव हुआ करता था, जो गांव का मुखिया हुआ करता था, उससे वसूला जाएगा। तो ये था जो टोटली जो बात हुई, यह जो व्यवस्था थी वह क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसका इफेक्ट क्या रहा और प्रभाव क्या रहा। तो जैसा कि यहाँ पर महालवाड़ी व्यवस्था है, गांव से संबंधित व्यवस्था है, प्रमुखतः एक गांव का मुखिया जो है वो लगान की दर देने जाया करता था। तो इसका इफेक्ट भी हमें ग्रामीण जो जनजीवन था उसके ऊपर देखने को मिलेगा। और यदि हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से किसान जो हुआ करता था वो गाँव के मुखिया तक राजस्व की जो दर हुआ करती थी, जो लगान हुआ करता था, उसको पहुंचाने का कार्य किया करता था। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम लोग देखें, यदि कोई किसान भू राजस्व की दर लगान नहीं देने का कार्य करता था तो उसको जो ये प्रधान हुआ करता था वो कृषि से संबंधित जो भी उनके पास भूमि हुआ करती थी, कृषकों को उनसे बेदखल कर दिया करता था। और दोस्तों यहीं से स्टार्ट होता है
कि जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि अस्थाई बंदोबस्त और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें एक तरफ जमींदार अस्थाई बंदोबस्त में हम लोग को मीडिएटर के रूप में एक शक्तिशाली उभरते हुए वर्ग के रूप में देखने को मिलता है, तो वहीं पर रैयतवाड़ी व्यवस्था में एक जो किसान था उसमें भी हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स वहां पर एक शोषक वर्ग, एक जो शोषणकर्ता के रूप में देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम लोग को तीसरा उभरता हुआ वर्ग जो देखने को मिलता है वो है हमारा प्रधान या मुखिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसान को उनके द्वारा बेदखल कर दिया जाता था, तो इस प्रकार से उनके पास एक तरह की शक्ति आ गई थी और इन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग करके जो मुखिया हुआ करता था, जो प्रधान हुआ करता था, उसने अपनी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने का कार्य इनके द्वारा किया गया। और हम लोग पाते हैं कि इससे एक तरफ जो गांव में हम लोग को अभी तक जो किसान हुआ करते थे, जो मुखिया हुआ करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति जो हुआ करती थी वो समान हुआ करती थी, लेकिन चूंकि अब पावर काफ़ी हद तक आ चुकी थी मुखिया के अंतर्गत, तो इसका दुरुपयोग उनके द्वारा किया जाना लगा। और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि अपनी स्थिति, आर्थिक स्थिति पर के माध्यम से वो काफ़ी अब अमीर हो गए। और एक तरफ जहां ये जो प्रधान हुआ करते थे अमीर हो गए, वहीं दूसरी तरफ जो कृषक थे, जो किसान हो गए, वो गरीब हो चुके थे। तो इस प्रकार से आर्थिक रूप से विभाजन देखने को मिलता है ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर। एक तरफ किसान गरीब है तो एक तरफ मुखिया जो है वह अमीर है। और साथ ही साथ जब भी हम लोग दोस्तों यह देखेंगे कि जहां भी गरीबी और अमीरी का भाव होगा तो कहीं ना कहीं आपस में द्वेष की भावना, आपस में उच्चता की भावना, श्रेष्ठता की भावना, अपने आप को अमीर दिखाना और दूसरों को गरीब समझना और उनके साथ एक तरह का दुर्व्यवहार करने जैसी बातें भी हम लोग को देखने को मिलती है। और इसी का परिणाम होता है कि अब गांव के स्तर पर भी लड़ाई झगड़े और यह सब जो कला हुआ करते थे अब वो हम लोग को देखने को मिलता है। और उसके साथ ही साथ अब गांव जो है वो अशांत क्षेत्र के रूप में देखने को मिलता है। तो यही कारण रहा कि किस प्रकार से ग्रामीण जनजीवन पर इसका प्रभाव देखने को हम लोग को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा अंतिम पॉइंट, वो है निष्कर्ष और कंक्लूजन की। हम लोग यदि बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश की जो संपूर्णतः जो भूराजस्व की नीति रही उसके माध्यम से किस प्रकार से उनका जो उद्देश्य रहा, उनका जो प्राथमिक उद्देश्य था अपने हितों की पूर्ति करना, अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना, अपने देश के हितों की पूर्ति करना। और इसी का परिणाम रहा दोस्तों कि किस प्रकार से अत्यधिक भूराजस्व की नीति के माध्यम से अत्यधिक भूराजस्व वसूलने की, लगान की दर वसूलने पर अत्यधिक जोर दिया गया। और इसका प्रभाव और इसका प्रतिकूल प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? वह किसानों के ऊपर पड़ा। और चूंकि भूराजस्व की दर के माध्यम से वाणिज्यिक फसलें और जो अत्यधिक पैसा देने वाली फसलें हुआ करती थी, जिससे अत्यधिक पैसा कमाया जाता था, उस पर बल दिया गया, नकदी फसलों पर बल दिया गया, जिसके अंतर्गत कपास, जूट, रेशम जैसी नकदी फसलें आया करती थी और जिसके माध्यम से अत्यधिक भूराजस्व वसूलने का कार्य अंग्रेजों द्वारा किया गया। तो इससे कहीं ना कहीं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर नकदी फसलें हैं तो उनके लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होगी, लेकिन ये धन आएगा कहां से? इस धन के लिए अब क्या किया करते थे? जो हमारे कृषक भाई हुआ करते थे, जो किसान हुआ करते थे, उनके माध्यम से जो साहूकार, महाजन, जैसा कि हम सभी जानते हैं गाँव में देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अमीर और अच्छी स्थिति में होते हैं, उनसे ये कर्जा लेने जाया करते थे। और चूंकि हम लोग जानते हैं ये तो यूं ही कर्जा उनको देंगे नहीं, तो उनके पास जाते थे तो उनके द्वारा एक अच्छा खासा ब्याज और बड़ा ब्याज इनके के द्वारा लिया जाता था। और तभी कृषकों को ये ब्याज या धन दिया जाता था, जिसके माध्यम से वह क्या कर सकते थे? अपनी फसल को उगा सकते थे और जो ब्रिटिशर्स की मांग थी उसको पूरा कर सकते थे। लेकिन दोस्तों इसका दुष्परिणाम, इसका जो नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है वो हमारा कृषकों के ऊपर देखने को मिलता है, और जिसके माध्यम से वो एक ऋण के जाल में, ब्याज के जाल में फंस जाते हैं। और चूंकि इतना सारा ब्याज हो जाता है, इतना सारा ऋण हो जाता है, तो उसको चुकाने में ये असमर्थ हो जाते हैं। और इसका परिणाम होता है कि उनको अपनी घर संपत्ति ये सब बेचना पड़ जाता है, और जिससे कि इनको गरीबी, भूखमरी और अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो लेकिन दोस्तों यहीं पर बात आती है भारत का निर्धनीकरण। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चूंकि उस समय देखें तो अत्यधिक जो लोग निर्भर होते थे वो कृषि के ऊपर और अत्यधिक फसलों को उगाने के ऊपर निर्भर होते थे, और अत्यधिक जनसंख्या जो रहती थी वो गांव में रहती थी। और इसका परिणाम यह हुआ क्योंकि अत्यधिक और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या गांव में रहती थी और भारत जो है वो गांव में निवास करता था। तो क्योंकि भारतीय समाज पर
भारत के कृषि वर्ग पर और साथ ही साथ जो कृषकों द्वारा की जाती थी उसको ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा। तो गांव जो हुआ वो गरीब हुआ, निर्धन हुआ, भूखमरी, अकाल और गरीबी जैसी समस्या उसके सामने आई, देखने को मिला। हमारे किसान कमजोर हुए, गरीब हुए और इसका परिणाम यह हुआ, चूंकि गांव जो है भारत जो है वो गांव में बसता है, तो इसका परिणाम हुआ क्योंकि चूंकि जो गांव है वो गरीब हुआ, भूखमरी, अकाल जैसी परिस्थितियों से उसको सामना करना पड़ा। कृषकों की स्थिति जो थी वो बदतर हो गई और इसका अंततः परिणाम यह हुआ कि गांव के निर्धन होने से, गांव के निर्धनीकरण होने से भारत जो था वो भारत का निर्धनीकरण हुआ। तो ये था आज का मेरा वीडियो, महालवाड़ी व्यवस्था क्या है और इसके साथ ही साथ इसका इफेक्ट क्या रहा, ग्रामीण जनजीवन पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा और एंड में हम लोग ने इसका निष्कर्ष देखने का प्रयत्न किया। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।